हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इस पर जो है न्यूमेरिकल छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हो रहा तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी जैसा कि आप लोग अनअकैडमी पे टेस्ट भी देने वाले हैं 25 जुलाई को, तो आज के इस टॉपिक से उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरे चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कह लीजिए और इसको एक आप अलग, ठीक है, पेज के पीछे जो भी आपकी कॉपी होगी उसके पीछे आप नोट बनाकर इन पॉइंटों को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जैसे कि सबसे पहली बात हम करते हैं कि प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक में, ठीक है, प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया था, जिसमें से एक चीज़ पर मैंने डिस्कशन नहीं किया था। ठीक है, सिर्फ इतना बताया था कि ताप अगर हम किसी भी तार का बढ़ाते हैं तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन कितना ताप बढ़ाने पर कितना बढ़ेगा प्रतिरोध, ये सारी बातें जो है डिस्कस नहीं की गई थी। ठीक है, तो आज उन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन होगा। तो जैसे देखिए, ये तो हम जानते हैं पहली बात कि ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, और बढ़ता क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर श्रांतिकाल घट जाता है, क्योंकि टाउ, ठीक है, जो कि आपका क्या है, श्रांतिकाल है यहाँ पे। ठीक, श्रांतिकाल ये आपका घट जाता है, श्रांतिकाल घट जाता है। अब फैक्ट की बात यह है कि यदि कोई तार, जैसे हम मान लेते हैं, माना किसी तार का 0 सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, R0, ठीक है, तथा T सेल्सियस पर, ठीक है, T सेल्सियस ताप बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध कितना होगा, तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा एक आपके पास जो है एक सिंपल सा फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, और कितना होगा, मान लेते हैं, देखिए 0 सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना माना गया, R0, तो हम मान लेते हैं T सेल्सियस पर। ठीक है, T सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RT होगा। ठीक है, RT, और RT इक्वल टू कितना होता है फार्मूला, RT। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट 25 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट का होगा और इस टेस्ट में जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा और सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक वालों को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसमें क्लास 10 का मैथ और साइंस में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा और 12th वालों का पीसीएमबी में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपसे इनवाइट कोड में शुभम UP10 जैसे ही डालोगे आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट दोपहर को संडे को 25 जुलाई 12:30 बजे होगा और जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे शुभम क्लासेस की तरफ से भी प्राइज मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक है, अभी जाकर इनरोल कर लो। इक्वल टू जो हमारा होता है ये होता है R0, ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अब यहाँ पर ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स आए हुए हैं उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इसमें ये क्या चीज़ है, अल्फा जो है किसी भी तार का क्या है,
गुणांक है। कैसा गुणांक है? ताप गुणांक है। ठीक है, कौन सा गुणांक है? किसी भी तार का ताप गुणांक है। अल्फा क्या कहलाता है? अल्फा तार का ताप गुणांक है। अब देखो, यहां से एक और फार्मूला आपका डेराइव होता है, जनरेट होता है, जिसमें से आपसे पूछता है कभी कभी अल्फा यानी कि तार का ताप गुणांक ज्ञात करो। तो यहीं से जो है पक्षांतर करके हम दूसरा भी फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आर टी इक्वल टू कितना है, इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा R0 प्लस R0 अल्फा इंटू टी। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले आओ, RT माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा टी। हमें चाहिए किसका? ताप गुणांक। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? RT माइनस R0 बटे R0 इंटू टी, इसके साथ गुणे में इधर आएंगे, भाग में हो जाएंगे, R0 इंटू टी। ठीक है, तो ये जो है किसी भी पदार्थ का, किसी भी तार का ताप गुणांक है, किसी भी तार का ताप गुणांक है। अब ताप गुणांक की परिभाषा होती क्या है उसको देखो ध्यान से। ताप गुणांक, ठीक है, तो अगर हम ताप गुणांक की बात करें, यहां पे आ जाओ, यदि R0 बराबर 1 ओम, R0 बराबर कितना? 1 ओम, यानी कि 0 अंश सेल्सियस पर किसी तार का प्रतिरोध अगर 1 ओम है, ठीक है, और T बराबर हम मान लें 1 अंश सेल्सियस, और उसका ताप हम कितना बढ़ाते हैं? 1 अंश सेल्सियस। ठीक है, तथा RT माइनस R0 इक्वल टू डेल्टा R, जहां पे डेल्टा R क्या है? प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि। डेल्टा R क्या है? प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि। कैसे? RT यानी T अंश सेल्सियस बढ़ाने पर तार का नया प्रतिरोध कुछ आ जाएगा। मान लो 0 अंश सेल्सियस पर हमने माना 1 ओम, 1 अंश सेल्सियस ताप बढ़ाया तो हो सकता है 1.2 ओम आ जाए, तो RT माइनस R0 हम करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.2 ओम। यानी 0.2 ओम है क्या? बढ़ा हुआ ना, बढ़ा हुआ प्रतिरोध, तो उसी को हमने सीधे सीधे लिख दिया क्या? डेल्टा R। तो अब यहां से देखो, अल्फा इक्वल टू आपका क्या फार्मूला बन जाएगा? इन दोनों की वैल्यू, R0 की जगह 1, T की जगह 1 और इसकी जगह डेल्टा R, तो कितना हो गया? डेल्टा R। अल्फा इक्वल टू क्या फार्मूला निकल के आ रहा? डेल्टा R। तो कहने का मतलब किसी तार का ताप गुणांक, ठीक है, यदि किसी चालक तार का 0 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो, ठीक है, 1 ओम हो, तथा उस चालक तार का 1 अंश सेल्सियस ताप बढ़ाने पर चालक तार के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ताप गुणांक की क्या परिभाषा बनी, ध्यान से समझो। किसी चालक तार का 0 अंश सेल्सियस पर, ठीक है, प्रतिरोध कितना हो? 1 ओम हो, तथा 1 अंश सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, 1 अंश सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उस चालक तार के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि यानी कि डेल्टा R को क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखिए, क्या परिभाषा बनेगी? यदि किसी चालक तार का 0 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो, 1 ओम हो, तथा उसका ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर तार के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। अब बताओ,
इस पे या इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप उड़ा दोगे ना, सॉल्व कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अब बोलो, हो जाएगा ना? कमेंट्स बॉक्स में हाँ या ना तो कम से कम आप लोग बोल ही दिया करो, ठीक है। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए अब कुछ और, ये तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, पहला नोट था। अब कुछ दूसरा भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या मिटा दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है, चाहे तो आप उसको कैलकुलेट करिए या डायरेक्ट जो है अभी कैलकुलेट करने के बाद जो निष्कर्ष हम निकालेंगे वो आप निष्कर्ष याद रखना, ठीक है। तो अगर आप निष्कर्ष याद रखना चाहते हैं तो जो अभी निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकलेगा उसको आप लोग कॉपी के पीछे जो है नोट डाउन कर लेना। हाँ, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल अगर हमको पता हो और तार का विशिष्ट प्रतिरोध पता हो, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में किसी भी तार का प्रतिरोध कितना होता है उसका फार्मूला कितना होता है? ये आपका पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 नोट हो गया। अब ये पॉइंट नंबर 2, विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में रो L अपान A, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये हमने आपको बताया था कि नहीं? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में इसको मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी चालक तार का दो इसमें स्थितियां हैं, ठीक है, इसमें दो चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। पहली, रो तो आपका कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चालक तार रहेगा जो आपका रो है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध है, ये सभी चालक तार के लिए बराबर रहेगा। लेकिन L और A इन दोनों का मान वैरी करेगा। तो अब इसमें दो कंडीशन बनती है, ठीक है। केस फर्स्ट, यदि किसी चालक तार को, ठीक है, खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तब चालक तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? केस फर्स्ट, यदि चालक की लंबाई n गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध, कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है, जैसे मान लीजिए ये हम कोई छोटा सा चालक तार ले लेते हैं, ठीक है। ये चालक तार हमने ले लिया, इसके सिरों का जो क्षेत्रफल है, ध्यान से समझो, ठीक है, वो कितना है? A है। इसकी लंबाई कितनी है? L है, ठीक है। अब इसी चालक तार को खींचा जा रहा है, ठीक है, इसी चालक तार को क्या कर रहा है? किया जा रहा, खींचा जा रहा। खींचेंगे तो इस चालक तार को, तो ये चालक तार क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये चालक तार पतला हो जाएगा ना? बोलो हाँ या ना। ये चालक तार कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल चेंज हो गया, यानी मान लिया हमने कितना हो गया? A डैश हो गया। इसकी लंबाई कितनी हो गई? पहले जितनी थी अब उसकी n गुनी कर दी गई, NL कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? NL, कंडीशन यानी शर्त के अनुसार ये बात, ठीक है। ये चालक तार आपका AB है, नहीं ये तो यहाँ पे लिखा हुआ PQ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका चालक तार P डैश Q डैश है, ठीक है। दोनों बात ध्यान से समझो। तो क्या इन दोनों चालक तार का कुछ ऐसा चीज है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो सेम रहेगी? बोलो। अगर कोई एक प्रॉपर्टी आप हमको बताते हैं कि हाँ इसका ये चीज सेम रहेगा, तब हम आगे बढ़ जाएं बहुत आसानी से, तब आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो मैं बता दूं, किसी भी चालक तार की अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं या उसकी मोटाई बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी चालक तार को, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका शेप तो चेंज होगा पर आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो कितना रहेगा? सेम रहेगा। आयतन उसका क्या रहेगा? वही रहेगा। तो तार की लंबाई बढ़ाने के बाद आयतन और
तार का प्रारंभिक आयतन, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं तार का नया आयतन, तार का नया आयतन बराबर तार का पुराना आयतन जितना था। ठीक है, तो तार का नया आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल इसका हमें पता है a डैश, ऊंचाई यानी कि लंबाई कितनी है nl, तो क्षेत्रफल, ठीक है, a डैश nl इक्वल टू इसका क्षेत्रफल a, लंबाई l, क्षेत्रफल a, लंबाई l। ठीक है, तो a डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, NL से इधर गुणा भाग कर दो, तो A L अपान NL। ठीक है, तो A डैश इक्वल टू कितना हो गया, A बाई N। ठीक है, अब वापस आ जाओ फार्मूले की तरफ। अगर हम लंबाई उसकी क्या कर दें, लंबाई n गुना बढ़ा दे रहे हैं, लंबाई अगर हम क्या कर रहे हैं n गुना बढ़ा दे रहे हैं, तो लंबाई के साथ साथ उसका क्या चेंज हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा तो चालक तार का नया प्रतिरोध, ठीक है, r डैश बराबर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं रो, नई लंबाई l डैश बटे नया क्षेत्रफल, और नई लंबाई हमारी है कितनी, l डैश बराबर कितनी है nl। चलो उसमें वैल्यू रखो, देखो r डैश का मान कितना आता है, रो l डैश की जगह पे कितना रखेंगे nl बटे a डैश की जगह a बाई n, ठीक है। अब देखो ये n चला जाएगा आपका ऊपर, आ गया n स्क्वायर, रो n स्क्वायर l, नीचे आ गया a। अब देखो n स्क्वायर को हम साइड करें, रो l बाई a, तो रो l बाई है क्या, रो l बाई a तार का पुराना प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या मिला हमको, n स्क्वायर गुणे तार का पुराना प्रतिरोध। ठीक है, तो हमको क्या निष्कर्ष मिला कि अगर हम किसी चालक तार का लंबाई या चालक तार की लंबाई n गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, तो n स्क्वायर गुणे r। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, n स्क्वायर गुना। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं, पॉइंट की तौर पे कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ठीक है, याद रहेगा, बोलो। इस तरीके से देखिए, अगर आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो आप डायरेक्ट जो है आपके समय की बचत होगी और आप आसानी से सही आंसर दे देंगे। नहीं याद रहेगा तो आप इस तरीके से डेराइव करेंगे और डेराइव करने में आपका समय भी लॉस होगा। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। केस 2 देखते हैं, केस फर्स्ट हो गया, अब हेडिंग डालो केस 2, इसको मिटा दें, हो गया ना यहाँ तक। केस 2, अब यहाँ पे लंबाई चेंज हो, दो चीज़ें थी तार की। ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारा कोई तार था, चालक तार PQ, ये इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल था A, और ये इसकी टोटल लंबाई थी L। तो दो फैक्टर चेंज हो सकते थे। ठीक है, एक तो L हमने चेंज कर लिया, दूसरी चीज़ A, आपका A चेंज हो सकता है। अब A में क्या चीज़ चेंज हो सकता है, क्योंकि A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब r का मान हम बढ़ा तो सकते नहीं, कि बढ़ा सकते हैं,
बढ़ा भी सकते हैं। अगर r का मान बढ़ाओगे तो लंबाई घट जाएगी, r का मान कम करोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, r का मान अगर बढ़ाओगे तो लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर r का मान कम कर दोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इसकी जो r है क्या, इसकी त्रिज्या है इस तार की। ठीक है, तार की क्या है, त्रिज्या। तो यदि दूसरा केस है, यदि तार की त्रिज्या होती है ना ऐसे मोटाई, तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है, कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, जरूर होगी। यदि तार की त्रिज्या या व्यास दोनों बातें, ठीक है, 1/n गुनी कर दी जाए, कितनी, 1/n गुनी कर दी जाए, तब क्या होगा। तो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, r डैश। तो r डैश हो जाएगा तो इसकी लंबाई भी चेंज हो जाएगी, तो l डैश हो गई अपॉन a डैश हो गया। ठीक है, अब फिर वही पुरानी टेक्निक पे आ जाओ। पुरानी टेक्निक पे यहाँ से r हमने क्या किया, r को चेंज कर दिया r/n में, कितने, r/n में। ठीक है, तो जो आपका r डैश बन गया वो कितना हो गया, और यही है क्या आपका नई त्रिज्या r डैश। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r डैश स्क्वायर। तो पाई r डैश की जगह कितना, r/n का होल स्क्वायर, पे कितना आ गया, पाई r स्क्वायर और बटे n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका नया क्षेत्रफल निकल के आ गया, a डैश का मान निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, l का मान। किसका मान चाहिए, l डैश का मान। तो अब l डैश का मान निकलेगा कैसे, फिर वही पुराना तरीका कि इसकी नई तार का जो आयतन होगा, यानी कि l डैश a डैश बराबर al। ठीक है, al। अब l डैश हमें नहीं पता, तो l डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, al अपान a डैश। और ये देखो यहाँ से पाई r स्क्वायर है क्या, a, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a अपान n स्क्वायर। तो a डैश की जगह हम क्या लिख देंगे, al अपान a बटे n स्क्वायर। n स्क्वायर आपका चला जाएगा ऊपर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया n स्क्वायर l। ठीक है, तो नई लंबाई कितनी हो गई, n स्क्वायर l। कितना हो गया, n स्क्वायर l गुना हो गया। अब वही चीज़ इसमें क्या करना है, हमें लाके रख देना है। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। तो नया प्रतिरोध r डैश बराबर रो l डैश का मान n स्क्वायर l बटे a डैश का मान a/n स्क्वायर। ये n स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो n स्क्वायर ऊपर गया और स्क्वायर पहले से, तो पावर कितना हो जाएगा, n पावर 4 l/a। ठीक है, तो यहाँ से r डैश इक्वल टू n की पावर को हम ले लिए बाहर, रो l अपान a, और ये है क्या, तार का पुराना प्रतिरोध। तो तार का नया प्रतिरोध r डैश बराबर कितना आ गया, n की पावर 4, ठीक है, रो l अपान a, और रो l अपान a है क्या, तार का पुराना प्रतिरोध। तो r डैश इक्वल टू कितना आ गया, n पावर 4 इंटू r। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि अगर हम किसी तार की त्रिज्या या व्यास, ठीक है, अगर हम किसी तार की त्रिज्या या व्यास को 1/n गुना कर देते हैं, तो ठीक है, 1/n गुना कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाता है, कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध n पावर 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, याद रहेगा दोनों केस अच्छे से। इस पर जो है न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, और बहुविकल्पीय टाइप के भी न्यूमेरिकल इस पर बनते हैं।
बिल्कुल सीधे सीधे। अगर आपको सीधे सीधे याद रहेगा तो आप सीधे सीधे जो है ऑप्शन पे टिक करेंगे, नहीं याद रहेगा तो पूरा कैलकुलेट करने में आपका समय भी जाएगा और दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी खा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो और बताइए, इस चैप्टर में अगर किसी को कहीं पर कोई समस्या हो या कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। और बाकी जो है हम मिलेंगे अनअकैडमी पे कल सुबह 10:30 बजे। पहले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स बच गए थे, उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो जितने बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं वो सभी लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी का जो ग्रुप है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को समस्या हो रही ज्वाइन करने में, या कोई बहुत बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, तो आज, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मैं कर दूंगा, ठीक है। दोनों चीज़ें, अनअकैडमी का भी लिंक आपको मैं दे दूंगा और टेलीग्राम का भी लिंक, ठीक है, टेलीग्राम का भी मैं आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं नहीं दे सकता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो शुभम सर ही दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरी अथॉरिटी है सिर्फ कमेंट बॉक्स तक, तो मैं कमेंट बॉक्स में जो है लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर वहाँ से उस लिंक से जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे नाम से आप लोग सर्च कर लीजिएगा, जो भी कमेंट्स होगा मैं शुभम सर से बोल के पिन करा दूंगा, वो बिल्कुल ऊपर ही रहेगा, तो आप आसानी से जो है जुड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक बातें एकदम समझ में आ गई। अब बताओ, इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर अब आपका आगे कल जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। बोलो, या कुछ ऐसा जो इस चैप्टर में छूट गया हो। सेलों का संयोजन है, तो सेलों का संयोजन जो है इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। बोलो, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो फिर, अगर कोई समस्या कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ।